मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर साफ दिखने लगा है, जिसका असर भारत पर पड़ रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार देशवासियों से अपील की है। गुजरात में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने देशवासियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने संकेत दिया कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते, लोगों को छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। उन्होंने पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, कारपूलिंग अपनाने, वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स को बढ़ावा देने की बात कही है। इसके साथ ही स्कूलों से भी ऑनलाइन क्लास चलाने का आग्रह करने की बात कही है। आर्थिक दबाव को देखते हुए पीएम मोदी ने लोगों से सोने की खरीद टालने की अपील की और विदेशी उत्पादों के बजाय स्वदेशी चीजों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। तो देखिए, पीएम मोदी ने एक बार फिर से अपील की है और ये पिछले 48 घंटों के भीतर करीब 2 बार पीएम मोदी ने अपील की है लोगों से कि आप इस वक्त जो आर्थिक दबाव या जो इकोनॉमिक प्रेशर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है मिडिल ईस्ट के तनाव के बाद, उसमें आम लोगों का सहयोग काफी ज्यादा हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमें भारत के नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देनी होगी और इसलिए देश पर यह दोहरा संकट है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमें हर छोटे बड़े प्रयास से ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है। चलिए, तो आपने पीएम नरेंद्र मोदी को सुना। दूसरी बार उन्होंने लोगों से अपील की कि जन भागीदारी इसके लिए कितनी जरूरी है। इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करना चाहेंगे। प्रोफेसर मनोज कुमार जी हैं, विदेश मामलों के जानकार। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर मनोज कुमार जी, जुड़ने के लिए, समय के लिए। और साथ साथ डॉक्टर शिवेश प्रताप जी हैं, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत शिवेश जी आपका भी, और शुक्रिया आपने समय दिया हमारे साथ जुड़े इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए। शुरुआत प्रोफेसर मनोज कुमार जी आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि मामला काफी गंभीर है और जिस प्रकार से पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है, पिछले 48 या 72 घंटों की बात करें तो करीब 2 बार उन्होंने काफी गंभीरता से लोगों से कहा है कि जन भागीदारी या उनका जो रोल है, उनकी भूमिका है, कितनी अहम है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? इसका क्या महत्व है? पीएम मोदी की इन बातों का क्या संकेत नजर आ रहा है सर? प्रोफेसर मनोज कुमार जी। देखिए, सबसे पहले तो अभी पूरा विश्व जिस तरीके से एक संकट के दौर से गुजर रहा है और उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश के नाम जो उन्होंने अपील किया है, वो बेसिकली बहुत ही जरूरी और अहम कदम है। क्योंकि आज हम भारत एक सॉवरेन स्टेट होने के नाते विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है और हम सब जानते हैं कि भारत के हर सेक्टर में पोटेंशियल है और भारत एक विश्व का बाजार भी है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से वेस्ट एशिया क्राइसिस हो, चाहे अगर आप रशिया यूक्रेन वाला भी क्राइसिस देख लीजिए पिछले 4 साल, तो भारत की जो आबादी है वो लगभग उसका बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी डिपेंडेंसी हमारे विश्व के देशों पे है और उसमें कोई भारत की बहुत बड़ी भूमिका नहीं है इस युद्ध को चलाने में और इसको एक्सक्यूट करवाने में। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार से अभी विपक्ष एक तरीके से इस अपील को एक नैरेटिव, गलत नैरेटिव के रूप में लेके जा रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गुमराह करने का प्रयास है। और देखिए, आप हमें भारत को समझना होगा कि भारत एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल देश और आज के डेट में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अगर आप पूरे साउथ एशिया रीजन में सारे देश को देख लीजिए तो उन सबकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है।
लेकिन इस युद्ध के बाद से भारत ने जिस तरीके से नेतृत्व की क्षमता ने जिस तरीके से पूरे जनता के बीच में पैनिक नहीं होने दिया, और अभी तक आप देख सकते हैं चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, अभी भी हमें आसानी से मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से स्थिति शांति वार्ता नहीं होने से अमेरिका और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहा है, डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, तो मुझे लगता है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपने जनता को अवेयर करना, उसको सूचित करना, समय से पहले उसको इन्फॉर्म करना, मुझे लगता है कि, और इसके पहले कोविड के समय में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने लॉकडाउन लगा के अपनी जो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, उस समय पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था डाउन हो रही थी, लेकिन भारत ने जिस सूचिता का परिचय दिया, वो पूरा आज के डेट में चाहे WHO हो, वर्ल्ड बैंक हो, सबने इस चीज को अप्रिशिएट किया। और शायद आज वही स्थिति फिर से उत्पन्न होने जा रही है पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में, और उसी को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने अपील किया है कि हमें जो जरूरत की जो चीजें हैं, खास करके जो सेल्फ रिलायंट है, जो भारत में खुद से जो निर्मित होती हैं, उसका हमें यूज करना चाहिए। दूसरा, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी आप जानते हैं कि 85% एनर्जी सेक्टर हम दूसरे देशों पर निर्भर है, और वहां से जिस तरीके से क्रूड ऑयल का कीमत बढ़ते जा रहा है, और गोल्ड, देखिए गोल्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको भी उन्होंने अपील किया है कि 1 साल तक हमें नहीं खरीदना। तो मुझे लगता है कि देश हित में बहुत अच्छा कदम है। इसको राजनीतिकरण से जो भी राजनीतिक दल है उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि देखिए आज देश व्यक्ति से बनता है, और जब व्यक्ति ही अगर इस चीज को फॉलो नहीं करेगा तो मुझे लगता है कि हम शायद इस चीज को अचीव नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि 140 करोड़ की जो आबादी है, अगर एक कदम भी सब कोई, जैसे आज अभी आपने सुनाया फुटेज में, एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो मुझे लगता है कि अगर हर लोग अपने इस राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के नाम पे अगर इस तरीके से करें, तो मुझे लगता है कि इस वैश्विक चुनौती से हम आसानी से निकल सकते हैं। जी ठीक है, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं। मैं डॉक्टर शिवेश जी से थोड़ा स्पेसिफिक समझना चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी की इन बातों को लेकर, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई 1 साल तक आप सोना ना खरीदें तो सही रहेगा। हालांकि जो सोना बेचते हैं उनके चेहरे पर काफ़ी मायूसी इस वक्त नज़र आ रही है। पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी कमी नज़र आ रही है। फॉरेन टूर्स कम करें, विदेशी यात्रा कम करें, क्योंकि इससे जो पैसा है वो बाहर के देशों में चले जाएगा। पेट्रोल डीजल या बाकी अन्य चीज़ें हैं, वर्क फ्रॉम होम की भी सलाह दी है। स्पेसिफिकली पीएम मोदी किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा बारीकी से देख रहे हैं, और इसका क्या फ्यूचर इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, जो पीएम मोदी ने अभी लोगों से सचेत रहने की बात कही है? जी देखिए, सबसे जो जरूरी बात है कि पीएम मोदी ने जो 7 जो अपने निवेदन किए हैं देशवासियों से करने के लिए, उसमें एक पैटर्न अगर आप देखिए तो उस सब में कहीं ना कहीं एक आत्मनिर्भरता और जो हमारा फॉरेन रिजर्व है, उसको ध्यान में रखते हुए है। अगर आप देखिए फरवरी 2026 में भारत का जो फॉरेन रिजर्व था वो 728 बिलियन डॉलर का था, जो अभी रिसेंटली अगर आप देखिए तो वो घट कर 690 बिलियन डॉलर का हो गया है। तो एक तरह से 690 से 700 बिलियन डॉलर के आसपास में जो है ये हैंग कर रहा है। ऐसी कंडीशन में अभी जो ईरान और अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, और ऐसे में ये कब तक चल सकता है इस पर भी कोई भी अभी जो है अजम्पशन नहीं किया जा सकता। ऐसे में एक ऐसी प्रिकॉशनरी मेजर के तहत जो ये 7 कदम लिए गए हैं उसके अपने मायने हैं, क्योंकि देखिए अगर मोदी जी ने कहा है कि गोल्ड को हमें अगले 1 साल तक नहीं खरीदना है, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि 2024 में अकेले भारत ने 3.7 ट्रिलियन रुपीस का वैल्यू का मूल्य का सोना आयात किया है। तो अगर हम इतना पैसा सिर्फ सोने को खरीदने के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं और पैसा विदेशों में जा रहा है, तो आज के समय में जो अनिश्चितता का माहौल है उसमें हमें इस पर ध्यान देके हम अपने फॉरेन रिजर्व को, अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप देखिए पेट्रोल और डीजल के कंजम्पशन की बात उन्होंने कही है कि इसको मर्यादित तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जितना भी जो है कंजम्पशन है फ्यूल का, उसमें 85% क्रूड ऑयल हमारा इंपोर्ट होता है। यानी अगर हम अपनी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पर कम करेंगे तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। साथ साथ जैसे प्रायोरिटाइज किया गया कि वर्क फ्रॉम होम आप करिए। वर्क फ्रॉम होम करने का मतलब है कि आप अपनी जो कम्यूटिंग होती है, जो उससे इनडायरेक्टली जो पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन हो रहा है, उससे आप कंट्रोल कर पाएंगे एक मास में। साथ साथ जैसे उन्होंने कहा कि कट डाउन करिए कुकिंग ऑयल का कंजम्पशन, तो कुकिंग ऑयल के कंजम्पशन के लिए
देह सेवा भी है, देश सेवा भी है, क्योंकि जिस तरह से पाम ऑयल का आपने देखा कि शरीर पर भी नुकसान है, साथ साथ हम सबसे बड़े इंपोर्टर हैं पाम ऑयल के, इंडोनेशिया और अन्य देशों से। तो ये सारे प्रयास जो है ये है कि हमारा जो पैसा है वो दूसरे देशों में ना जाए। और आप देखिए उन्होंने कहा है कि आप नेचुरल फार्मिंग की तरफ मुड़िए। नेचुरल फार्मिंग की तरफ मुड़ने का कारण ये है कि जो यूरिया की डिमांड होती है उसके लिए जो है एलपीजी की रिक्वायरमेंट होती है, पेट्रोलियम की रिक्वायरमेंट होती है। और जिस तरह से रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से पेट्रोलियम एक यूरिया क्राइसिस क्रिएट हुआ पूरी दुनिया में, और अब बचा खुचा जो कसर है यूरिया के लिए वो अब ईरान और यूएसए कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रहा है। तो जब यूरिया पर डिपेंडेंसी हमारी घटेगी तो हमारा जो मुद्रा है वो विदेशों में नहीं जाएगी और उससे हमारी अर्थव्यवस्था ठीक होगी। इसके अलावा जैसे उन्होंने कहा कि आप स्वदेशी को अडॉप्ट करिए, फॉरेन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को मत यूज करिए। तो उसके पीछे अगेन एक प्रयास यही है कि हम अपनी डोमेस्टिक अर्थव्यवस्था को और जो अपनी आर्थिक जो साइकिल है उसको अपने देश के अंदर ही रखें, साइकिल करें, क्योंकि बाहर जब हमारा पैसा जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को ड्रेन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखिए $80 पर बैरल से 120-25 डॉलर पर बैरल पर पेट्रोलियम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में चला गया है। तो इससे कहीं ना कहीं जो चीज हम पहले $80 में खरीदते थे वो अब हम 120 देंगे। और साथ साथ आप देखिए 85% जो हमारा क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट डिपेंडेंस है। तो ये जितनी चीजें हैं, इसके अलावा अवॉइड करना है फॉरेन ट्रेवल को। तो फॉरेन ट्रेवल से क्या होगा कि कहीं ना कहीं जब हम ट्रेवल करने विदेशों में जाते हैं तो वो एक लग्जरी सेगमेंट होता है जहां पर आदमी अपनी जरूरत से ज्यादा भी खर्च करता है। तो मोदी जी ने ये आग्रह किया है कि इन 7 तरीकों से आप अपने देश की अर्थव्यवस्था में एक आम आदमी कंट्रीब्यूट कर सकता है। मोदी जी के ये 7 आयाम अगर आप देखिए तो ये 7 हर एक इंडिविजुअल नागरिकों से जुड़े हुए हैं। जो नागरिक अपने तरफ से इन चीजों पर योगदान देकर देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग कर सकते हैं। जी ठीक है सर, फिर से आऊंगा आपके पास। प्रोफेसर मनोज कुमार जी, आपसे जानेंगे, क्योंकि जब भी पीएम मोदी कोई बड़ी बात रखते हैं तो उसका कोई ना कोई डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट भी होता है। ये देश हित में तो है ही है, आत्मनिर्भर भारत के लिए सही है ही है, स्वदेशी के लिए तो सही है ही है, लेकिन इसका कोई डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट भी होगा। क्या लगता है, क्या संकेत पूरी दुनिया को दिया जा रहा है पीएम मोदी की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक चीज हमें समझना होगा कि आज के डेट में भारत का नेतृत्व मोदी जी के रूप में पिछले 12 साल से जिस प्रकार से वो कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि इसके पहले चाहे कोविड की चुनौती रही हो या वर्ल्ड में जिस तरीके से इकोनॉमिक जो डाउनफॉल हुआ उसमें भी भारत ने अपने आप को जिस तरीके से बचाया, तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आज का जो भारत का जो विदेश नीति है, अगर आप देख लीजिए अगर पिछले 12 सालों में, तो बिल्कुल ही एक तरीके से प्रो एक्टिव फॉरेन पॉलिसी है, जो कि अपनी सामरिक सुरक्षा भी करना जानता है। आप चाइना को भी उसमें देख सकते हैं किस तरीके से डोकलाम को लेके भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया। ऑपरेशन सिंदूर में भी देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति भी एक तरीके से प्रो एक्टिव फॉरेन पॉलिसी के रूप में काम कर रही है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और डिप्लोमेसी के माध्यम से आगे बढ़ रही है। और शायद यही नतीजा है कि भारत ने पिछले 12 सालों में जिस तरीके से हम विश्व के लगभग चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, और उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि हर सेक्टर में जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, जो पोटेंशियल हो रहा है, और सिर्फ इतना ही नहीं, आप डेमोक्रेसी को भी डे बाय डे मजबूत करते जा रहे हैं, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि यहाँ पे हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, और इस देश में बहुत ही मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी विविधताएं हैं। उसके बावजूद भी भारत जिस तरीके से अपने आप को हर सेक्टर में ग्रोथ कर रहा है, उस कूटनीति और डिप्लोमेसी का ही इंपॉर्टेंस है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए, आज जब से भारत ने ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया, एलपीजी को जब से हमने लिया, तब से भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों पर आधारित हो चुकी है, क्योंकि हमने विश्व के सभी लोगों के लिए अपने मार्केट को खोल रखा है, और ग्लोबलाइजेशन का बेसिक टूल्स होता है। लेकिन अब आज की डेट में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वहां से जो एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज्यादा सारे देशों में जाता है, और भारत उसमें बहुत ही मेजर स्टेक होल्डर है। अब उन सारी गतिविधियों को हम एक दिन में या 2 दिन में या 10 दिनों में इस चीज को बिल्कुल काउंटर नहीं कर सकते। तो इसीलिए मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से हमें संविधान ने फंडामेंटल राइट्स दिया है, उसी प्रकार से हमारे इस देश के हर नागरिक का कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, और उसी ड्यूटीज को पालन करने के लिए उन्होंने जो 7 निश्चय जो किए हैं, जो 7 प्रकार के, जो अभी हमारे पूर्व एक्सपर्ट जो बता रहे थे, 7 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसको हम आसानी से कर सकते हैं। चाहे जिस तरीके से वर्क फ्रॉम
होम का एक्सपीरियंस हम लोगों ने कोविड में ले चुका है। दूसरा, जो 1 साल तक सोना नहीं खरीदने का, तो ऑब्वियस है कि सोना के बिना किसी का जीवन के दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। तीसरा, जो पेट्रोल डीजल का हम कम इस्तेमाल करें, मेट्रो का सेवन कर सकते हैं हम, एक क्लबिंग करके उस चीज को इस्तेमाल करते हैं, ईवी मोटर व्हीकल का यूज कर सकते हैं। केमिकल, जो अभी जैसा अभी बताया कि नेचुरल जो फार्मिंग है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो फर्टिलाइजर है वो भी बाहर से ही आता है, और उसमें अगर हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाते हैं, क्योंकि भारत इसमें सेल्फ रिलायंट बन सकता है, इसमें उसको कहीं बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जनता को अवेयर करना है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के जितने भी जो उन्होंने 7 जो एजेंडे जो दिए हैं, इसको आसानी से बिना किसी नुकसान के इस देश का हर नागरिक कर सकता है। और जिस प्रकार से वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो खास करके डॉलर बढ़ते जा रहा है, रुपया जो कम होते जा रहा है, मुझे लगता है कि फॉरेन रिजर्व में हम इस तरीके से बचा सकते हैं। और जिस तरीके से हमारा जो रिजर्व ऑयल है, जो कि 60 दिन का है, मुझे लगता है कि उसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट फैक्टर दिखेगा, जिसके चलते आने वाले समय में जो अनिश्चितता है वैश्विक राजनीति में, उसको भी हम कहीं न कहीं भारत उससे अपने आप को निकाल सकते हैं। बिल्कुल, इस तरीके का कदम बढ़ाया गया। ठीक है शिवेश जी, जिस प्रकार से भारत की इकोनॉमी पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, या दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, 7 के आसपास 23, 24, 24, 25 की बात करें तो रही है। इस बीच अब भारत के सामने अगर मिडिल ईस्ट में बड़ा संकट चलता है, तो भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां रहेंगी और कैसे इसे स्टेबल रखा जा सकता है, कैसे इसे बरकरार रखा जा सकता है? देखिए, अभी जो भारत की इकोनॉमी जो बढ़ने की स्पीड है, जिस ग्रोथ रेट को हमने अचीव किया था, जो 7% के आसपास था, और पूरी दुनिया की जितनी भी रेटिंग एजेंसीज थी वो आश्वस्त थे भारत की विकास दर से। बिल्कुल सर। और इसी आधार पर भारत में लगातार दुनिया के अन्य देशों के द्वारा बड़े बड़े निवेश जो है हो रहे थे। लेकिन अभी जो कुछ ऐसी वैश्विक गतिविधियां हैं जिसके द्वारा हमारे ऊपर सबसे ज्यादा हिट हो रहा है, उसमें अगर कोई भी चीज अगर आप देखिए तो भारत के लिए आज भी जो एनर्जी डिपेंडेंसी है दुनिया के दूसरे देशों पर, वह हमारे लिए आज भी एक नासूर बना हुआ है। और इसीलिए सरकार पीछे कुछ समय से 5-7 वर्षों से भी अगर आप देखिए तो सरकार लगातार ईवी और सोलर जैसे अन्य वैकल्पिक साधनों पर जो है ऊर्जा निर्भरता को बढ़ाने के क्रम में कार्य कर रही है, जिससे कि हमारा फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी खत्म हो, कम हो जाए, और हम इस तरह से इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो हमारी फॉसिल फ्यूल पर है वो कम हो जाए। और मुझे लगता है कि देखिए, भारत और चीन दोनों के पास इस तरह की समस्याएं हैं कि उनको फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी के लिए ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, और ऐसे में वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों को हम जितने जल्दी खड़ा कर पाएंगे वो हमारे लिए सही रहेगा। दूसरी बात कि अगर आप देखिए ईरान के साथ जो संकट है, उसमें जिस तरह से चाबहार पोर्ट भारत के लिए, एक तो जो ऊर्जा निर्भरता है वो एक समस्या बहुत बड़ी है जो हमारी अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। दूसरी चीज है कि जो हमारी अरब सागर में जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जो हमने ईरान के साथ एक रिश्ता बनाया और उसमें चाबहार पोर्ट का विकास किया, उसमें कहीं ना कहीं जो हमारा ग्लोबल सप्लाई चेन है उस पर भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए अमेरिका और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट का जितना जल्दी समाधान निकले वह भारत के लिए हर तरह से बहुत अच्छा होगा। लेकिन साथ साथ अगर आप देखिए तो अमेरिका के साथ जिस तरह से भारत के जो संबंध हैं, जो पिछले 15-20 वर्षों में लगातार बहुत धीरे धीरे बढ़े थे, अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से वो बहुत ज्यादा डैमेज हो रहे हैं। तो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अमेरिका के तमाम कंपनियों से उसको निवेश भी लेना है। ईरान के सहयोग से उसको अपनी एनर्जी डिपेंडेंस जो है उसको रिस्क फ्री बनाना है। रसिया को साधना है, क्योंकि आज के समय में जो फ्यूल डिपेंडेंसी है, कहीं ना कहीं रसिया हमारे लिए संकट मोचन की भूमिका में है। तो भारत के लिए जो स्ट्रैटेजिक और जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसमें आज के समय में एक बहुत ही बैलेंस मोड में और मल्टीलेटरल जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको लेकर चलना पड़ेगा। और भारत उस तरफ बहुत सधी हुई भूमिका में चल रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। और इसी कारण से, जैसे कि आज के समय में अमेरिका के साथ जो संबंध है उसमें जिस तरह का, और वो पूरे विश्व के साथ है, डोनाल्ड ट्रंप के जो संबंध है, जिस तरह से वो अपना संबंध यूरोपियन यूनियन के कई देशों के साथ डैमेज कर रहे हैं, फ्रांस के साथ, यूके के साथ डैमेज कर रहे हैं, तो भारत अकेला उसका भुक्तभोगी नहीं है, बल्कि दुनिया के अन्य देश भी उस समस्या को झेल रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक मल्टीलेटरल पार्टनरशिप के साथ एक बैलेंस अप्रोच करके चलना चाहिए, और साथ साथ हमें अमेरिका और ईरान दोनों को साधते हुए चलना चाहिए, जो भारत कर भी रहा है। जिस प्रकार से भारत ने ईरान के अंदर अपनी जो फर्स्ट एड सर्विस है, जो फूड सप्लाई की सर्विस है, जो ह्यूमैनिटेरियन बेस पर किया गया, और उसको ईरान ने कंसिडर भी किया, उसके लिए थैंक्स भी बोला है।
तो मुझे लगता है कि यही एक ऐसी व्यवस्था है जिस माध्यम से भारत एक हर तरह से संबंध को साधते हुए चल सकता है और दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर एक अप्रोच करके कि इस तरह से कैसे एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे एक शांति बनाई जा सके एंड इट इज गुड फॉर एवरी कंट्री इंक्लूडिंग चाइना। तो उस तरह का एक लॉबिंग करने की भी जरूरत है। जी ठीक है, मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाता हूं। प्रोफेसर मनोज जी, आपके पास आऊंगा, क्योंकि भारत की नीति खास तौर पर युद्ध को लेकर क्या है, ये पीएम मोदी ने पहले भी स्पष्ट किया है कि हम युद्ध पर विश्वास नहीं करते, हम बुद्ध के रास्ते पर चलते हैं। युद्ध से सामाजिक नुकसान है, युद्ध से आर्थिक नुकसान है, बहुत सारे नुकसान होते हैं और वो हम देख भी रहे हैं। लेकिन अमेरिका और ईरान या इजराइल, ये तनाव अगर लंबा होता है तो भारत की विदेश नीति, भारत की कूटनीति इस दौरान में क्या रहेगी, जो शिवेश प्रताप जी ने भी कहा। क्या लगता है किस प्रकार से भारत को इस कूटनीति को आगे स्टेबल करना चाहिए, आगे लेकर जाना चाहिए? देखिए, आज के डेट में जो भारत की विदेश नीति है उसको हम बोल सकते हैं दिस इज द गोल्डन एरा। और आप इसको अगर किसी भी देश की विदेश नीति की जब हम तुलना करते हैं तो उसका हम सबसे पहले वहाँ की जो आंतरिक जो संरचना है उसको देखते हैं। और भारत में जिस तरीके का जो माइंड सेट है, जिस तरीके से कि यहाँ की जनता हर 5 साल पे जो मैंडेट देती है, तो आप देख सकते हैं कि भारत की विदेश नीति के आधार पे भारत ने अपना जो एक जिसको प्रभाव जिसको बोल सकते हैं, जिसको पहले भारत से एक सॉफ्ट नेशन के रूप में जाना जाता था और आज भी उस चीज को लेके आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसमें आप देख सकते हैं कि हम बिल्कुल आई टू आई कांटेक्ट करके अपने जो हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट की जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको एक एक करके प्राप्त करते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, चाहे डिफेंस का सेक्टर उठा के देख लीजिए, इवन एनर्जी में भी जिस तरीके से हमने सोलर एनर्जी को प्रमोट किया है, अगर आप पेट्रोल डीजल में देख लीजिए तो जिस तरीके से हमने एथेनॉल को बढ़ाया है, तो ये बेसिकली इट्स टेक टाइम, इसमें समय लगता है। और मेरा ये मानना है कि अभी की जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अपील है वो एक अल्पकालिक संकट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किया है। और मुझे लगता है कि आज का जो हमारा नेतृत्व है, जो हमारे जो फॉरेन जो डिप्लोमेट्स हैं, इस पे ऑब्वियस है कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे कि किस तरीके से इससे उभरा जाए। क्योंकि एक तरफ आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से चाहे रसिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, इवन मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं, भारत ने अपने कूटनीति और डिप्लोमेसी से सबके साथ एक बड़ा ही ट्रेड और हर तरीके का रिलेशन को कायम कर रखा है। आप इस युद्ध में भी आप देख सकते हैं कि भारत ने कहीं से कोई किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में स्टैंड नहीं लिया, बल्कि वो हमेशा से शांति का पक्षधर रहा। लेकिन अभी जिस तरीके से जो क्राइसिस वहां पे बढ़ते जा रही है, मुझे लगता है कि इस क्राइसिस में जिस प्रकार से ईरान एक तरीके से डे बाय डे अपने आप को सबटाइज करते जा रहा है और जिस प्रकार से अमेरिका ने जो उसके जो वार्ता विफल हो रहे हैं, उसके पीछे 2-3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। क्योंकि देखिए, अमेरिका उस युद्ध में तो आया है और हम सब जानते हैं कि इजराइल की क्या भूमिका रही है। क्योंकि इजराइल का एग्जिस्टेंस तभी तक है जब तक वो फाइट करते रहेगा वहां पे। जिस दिन वो फाइट करना छोड़ देगा शायद उसका एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। तो हम इन सब सारी चीजों को भी देखना होगा, क्योंकि ये जो युद्ध है बेसिकली इट इज नॉट द नेचुरल वार, ये क्रिएटेड है और इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव है न्यूक्लियर जो उसने इनरिच कर रखा है। जब तक अमेरिका उसको ले नहीं लेता है या उसको कंडीशन के हिसाब से 20 साल 15 साल के लिए अगर बाउंड नहीं कर देता है, तब तक शायद मुझे नहीं लगता है कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने वाला है। क्योंकि अगर आप देख लीजिए तो पिछले 50 दिनों के संघर्ष के बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान की जो भूमिका रही वो भी एक तरीके से बड़ा ही नेगेटिव रहा। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ना ईरान का भरोसा है और ना ही अमेरिका का भरोसा है। लेकिन जिस तरीके से उसने अपने आप को परोसा है, क्योंकि पाकिस्तान की यूटिलिटी यही है कि वो जानता है कि हमें किस तरीके से इसमें अपना रिलेवेंस बना के हम अपने जो हमारा जो जियो पॉलिटिक्स का उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके आधार पे हम कैसे अपने आप को सेल कर सकते हैं। और हम सब देख रहे हैं कि उसका ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरीके से भारत ने उसको हर स्तर पे काउंटर किया। आप उसकी अर्थव्यवस्था देख सकते हैं। इमरान खान जैसा व्यक्ति वहां पे उसको जेल में डाल के रखा गया है, जो कि डेमोक्रेसी से चुन के आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे जो आर्मी का जो एक तरीके से जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। और ईरान भी IRGC के माध्यम से बिल्कुल उसी डायरेक्शन में चल रहा है। क्योंकि वो जब तक एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल उसका एग्जिस्टेंस ही वही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाला समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। और इसीलिए शायद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक विजनरी लीडर के रूप में जाने जाते हैं। इसीलिए उन्होंने इस तरीके की सारी चीजों को अपील की है कि जिससे हम अपने जो हमारा स्टेक्स है उसको हम अपने सेव कर सकें। बिल्कुल, इसमें कोई दोराई नहीं। शिवेश जी, थोड़ा छोटा जवाब चाहूंगा। अमेरिका जैसा ताकतवर देश, उसकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके डॉलर का महत्व पूरी दुनिया में क्या है वो हम सब जानते हैं। लेकिन अमेरिका जैसा देश ही अगर इस युद्ध की उलझन में फंसा रहेगा तो इससे आने वाले समय में और कितनी दिक्कतें उठानी पड़ सकती है पूरी दुनिया को।
जी देखिए, अगर आप अमेरिका को देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, तो उन्होंने अपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके युद्ध मंत्रालय रख दिया है। और एक बहुत बड़ा सच है कि अमेरिका की जो कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था है, आप अगर पूरा इतिहास देखिए तो वह एक तरह से कहीं ना कहीं वार इकोनॉमी है। अमेरिका हमेशा जब जब वो सुस्ती में उसकी अर्थव्यवस्था आती है, तो उसको कहीं ना कहीं एक वार चाहिए होता है, और उस वार के थ्रू फिर पूरे विश्व में जो अशांति आती है और जो मल्टीपल कंट्रीज में जो बहुत सारे क्षेत्रों में जो अशांति आती है, उस अशांति के माध्यम से फिर असुरक्षा को कम करने के लिए देश रक्षा उपकरण खरीदते हैं, और उस प्रकार से एक वार इकोनॉमी पूरी दुनिया में पोषित होती है। करंट कंडीशन में अगर आप देखिए, 2 दिन पहले का समाचार था कि पिछले 100 सालों में अमेरिका का जो कर्ज है उसने कई देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इससे आईएमएफ ने चेतावनी दी है अमेरिका को। तो ऐसी कंडीशन में अपना ध्यान बटाने के लिए और दुनिया में अशांति के माध्यम से वार इकोनॉमी को पोषित करने के लिए कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी चाल चल रहे हैं कि पूरे विश्व में अशांति हो और उससे एक वार इकोनॉमी डेवलप हो, और उसमें अमेरिका को निस्संदेह रूप से फायदा होगा। तो इसी कारण से आप अगर देखिए तो यह तब तक चलेगा जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला पे तमाम तेल के कुओं को पर कब्जा करने के लिए ईरान को डिस्टेबलाइज करके तेल के कुओं पर कब्जा और वार इकोनॉमी के थ्रू पैसा कमाना, यही उनका टारगेट है। और हम ये नहीं समझ सकते कि ये कब तक चलेगा, क्योंकि जब तक डोनाल्ड ट्रंप है ऐसी अनिश्चितता बनी रह सकती है। बिल्कुल ऐसी अनिश्चितता बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, समय थोड़ा कम था, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद शिवेश जी। प्रोफेसर मनोज कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने बहुत कीमती समय दिया और बातचीत की। लेकिन मिडिल ईस्ट में जो भी हो रहा है, इससे अब पूरी दुनिया में आर्थिक असर भी पड़ रहा है, भारत पर भी इसका साफ असर नजर आ रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने जिस प्रकार से भारत की नीति को पूरे देशवासियों के सामने रखा है, भारत के विजन को पूरे देशवासियों के सामने रखा है और कहा है कि जब तक आपकी भागीदारी यानी जन भागीदारी इसमें अहम भूमिका नहीं निभाएगी, तब तक हम देश को आगे लेकर नहीं जा सकते।